welcome learner, welcome to all of you once again my channel which is time focus to education with प्रियंवदा। तो अपने पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक योजना के बारे में बात की थी, यानी एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है। तो आज हम उसको शैक्षिक योजना के प्रकार को जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लान क्या है, मतलब ये कितने प्रकार का होता है। अगर हम किसी शिक्षा के क्षेत्र में है, उससे हमारा लेना देना है, हम जान रहे हैं कि हमें शैक्षिक योजना यानी कैसे हम कोई इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए पहले प्लान बनाएंगे ना। तो ये कितने उसको ये हम डिवाइड करेंगे कि ये किस टाइप के शैक्षिक योजना में आता है, मतलब किस प्रकार का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। शैक्षिक योजना के अनेक प्रकार हैं। शिक्षा की परिस्थिति, शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा के कार्यक्रमों की पूर्ति की दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो शैक्षिक योजना अनेक प्रकार की है। शिक्षा की परिस्थिति कैसी है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के कार्यक्रमों की पूर्ति की दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं एवं प्रकारों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है समवेत योजना, ओवरऑल प्लान, यानी समवेत यानी जिसमें हम सब कुछ समाहित कर लेते हैं कि हमारी फ्री क्या होगी, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार का होगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए होगा या माध्यमिक शिक्षा की, तो उसका बजट कैसा होगा, उसमें कितनी तैयारी। तो ये हमारा समवेत ओवरऑल प्लान के अंदर आता है। तो उसकी क्या समझेंगे हम, शिक्षा की प्रत्येक शाखा की पृथक योजना होती है। शिक्षा की जितनी भी शाखाएं हैं उसकी एक पृथक अलग योजना होती है, प्लानिंग होती है। किंतु जब सभी के लिए एक साथ बनाई जाती है तो उसे समवेत योजना कहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि शिक्षा की प्रत्येक शाखा की अलग योजना होती है, किंतु जब सभी के लिए एक साथ बनाई जाती है तो उसे समवेत योजना कहते हैं, यानी अपने में सबको समाहित कर लेना। ओवरऑल प्लान जो पूरा इस हमारा जितनी भी प्रकार है उसका ओवरऑल प्लान हम इसको जानेंगे। दूसरा है भौगोलिक सीमा पर आधारित प्रकार, यानी टाइप बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एक्सटेंट। भौगोलिक क्षेत्र का संकेत करने वाली योजनाएं निम्न है। भौगोलिक सीमा पर आधारित प्रकार मतलब राष्ट्रीय योजना यानी नेशनल प्लान। भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, संप्रदाय एवं जातियों के लोग रहते हैं। हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को, हर समुदाय, संप्रदाय, जाति और भाषा भाषी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समूचे देश के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे राष्ट्रीय योजना कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म, संप्रदाय एवं जाति के लोग रहते हैं। तो हर क्षेत्र की, हर समुदाय की अपनी एक आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता के लिए या जाति, भाषा, भाषी, संप्रदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समूचे देश के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम राष्ट्रीय योजना के नाम से जानते हैं या कहते हैं। फिर हम इसके अंतर्गत क्या है, भौगोलिक सीमा पर आधारित प्रकार जब हम जान रहे हैं तो उसके पहला हमने जान लिया राष्ट्रीय योजना है। फिर दूसरा क्या है, क्षेत्रीय योजना यानी रीजनल प्लान। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्षेत्रीय योजना है। किसी एक क्षेत्र को, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वो हमारा एक क्षेत्र हो गया, हमारा जिला हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। तो वो एक, अगर उसको ध्यान में रखकर हम उसके परिदृश्य से, उसके परिप्रेक्ष्य से बता रहे हैं तो ये हमारा क्षेत्रीय योजना हो गया। तो जिन देशों में सत्ता का विकेंद्रीकरण है और वहाँ देश कई क्षेत्रों में विभक्त होता है, यानी जिन देशों में सत्ता का क्या है, विकेंद्रीकरण है, मतलब सत्ता में वो लोग हैं जो कई डायमेंशन, कई सोचों के हैं, उनके अलग जाति के हैं या समुदाय के हैं भी। तो उस प्रकार से वहाँ के देश के कई क्षेत्रों में विभक्त होता है वहाँ का देश। भारत भी राज्यों में विभक्त है और प्रत्येक राज्य की अपनी आवश्यकताएं हैं। भारत क्या है, हमारा राज्यों में विभक्त है और विभिन्न राज्य की अपनी आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम हिंदी भाषी बोलते हैं, हिंदी भाषा जानते हैं। और जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे यानी दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे तमिल बोली जाती। कर्नाटका में जाएंगे तो तेलुगु, कन्नड़ भाषा में हम बात करेंगे। फिर अगर हम आंध्र प्रदेश या हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या, तेलुगु भाषा में बात किया जाता है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र की एक अलग अपनी आवश्यकताएं होती हैं जिसको लेकर क्षेत्रीय योजना बनाई जाती है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है जनपदीय योजना यानी डिस्ट्रिक्ट प्लान। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर, उसके प्लान को लेकर, प्रत्येक राज्य में कई जिले होते हैं, प्रत्येक जिले की अपनी भौगोलिक पहचान होती है, संसाधन होते हैं। यानी कोई मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, हम उत्तराखंड में जाते हैं, वो पहाड़ी इलाका हम नैनीताल ले लेते हैं या चमोली ले लेते हैं, तो उधमपुर, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पहाड़ी राज्य, तो वहाँ पे रास्तों को कैसे, किस प्रकार शिक्षा को सुगम बनाया जाएगा वहाँ की, क्योंकि हम
शिक्षा के क्षेत्र से हमारा लेना देना है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मान लीजिए वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से अगर हम जाते हैं तो उसके लिए हम आवागमन कैसे संभव होगा, कैसे बच्चे स्कूल, तो वहाँ पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई जाती है, सड़क की बनाई जाती है जिससे हम रोडवे कहते हैं, यहाँ बसों की सुविधा हो गई, कुछ सुविधा हो गई आने जाने की। जिस प्रकार से कई राज्य होते हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत ही बहुतायत में पाए जाते हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ही आसान हो जाता है आवागमन करना, या अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, किसी योजना को प्लान करना चाह रहे हैं, तो उसे हम जनपदीय योजना कहते हैं। फिर है चौथा संस्थागत योजना, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लान। क्या है? किसी संस्था की आवश्यकता एवं साधनों को ध्यान में रखकर किसी संस्था की क्या आवश्यकता है एवं साधनों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है उसे संस्थागत योजना कहते हैं। यानी कोई संस्था हम खड़ी कर रहे हैं, मान लीजिए हम प्राइमरी लेवल पे बेसिक शिक्षा विभाग से एक स्कूल बनाना, विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना चाह रहे हैं, फिर हम उच्च विद्यालय की या मुक्त विश्वविद्यालय की, तो उसकी अब क्या आवश्यकता है और क्या साधनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है योजना, उसे संस्थागत योजना कहते हैं। फिर तीसरा देखिए, आच्छादन पर आधारित प्रकार, यानी टाइप्स बेस्ड ऑन कवरेज। इसमें क्या आते हैं? इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है व्यापक योजना आती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आता है, दूसरा आता है क्षेत्र योजना यानी सेक्टर प्लान। तो व्यापक योजना में हम क्या करते हैं, इस प्रकार की योजना में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में उपांगों को ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार की योजना में क्या, शिक्षा के सभी क्षेत्र, यानी अगर हम सामाजिक क्षेत्र से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, या किसी आर्थिक दृष्टि से देखें कि शिक्षा की क्या आवश्यकता है। अगर हम आर्थिक शिक्षा, मैनेजमेंट की शिक्षा दे रहे हैं, या फिर हम इकोनॉमिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए। व्यापक योजना में ओवरऑल प्लान एक तरह से हो जाता है। इस प्रकार की योजना के सभी क्षेत्रों एवं उपांगों को ध्यान रखा जाता है। इसे समकालित योजना भी कही जाती है। 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा निर्मित योजना व्यापक योजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसके फलस्वरूप 1968 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप क्या वो किया गया है, जब हम कोठारी आयोग आया 1964 और 66 में, तो उसने क्या किया, उसने निर्मित योजना यानी व्यापक योजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1968 यानी 1968 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई। इस योजना में शिक्षा के व्यापक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, अध्यापकों का स्तर एवं वेतन तथा शिक्षा, भाषाओं, क्षेत्रीय त्रिभाषा, शुद्ध हिंदी, संस्कृत, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का विकास, शैक्षिक अवसरों का समानीकरण, प्रतिभा की खोज, कार्यान्वयन तथा सेवा, राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान एवं सभी विषयों को इसमें एक तरह से समाहित किया गया जब हमने राष्ट्रीय योजना में। फिर है क्षेत्र योजना, सेक्टर प्लान। सेक्टर प्लान के अंतर्गत क्या है, शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं, इसकी कई स्तर भी हैं, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर प्रत्येक अलग अलग शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। कृषि व वाणिज्य का अलग क्षेत्र है, वंचितों की शिक्षा का अलग क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र की योजना को क्षेत्र योजना कहा जाता है, यानी सेक्टर प्लान कहा जाता है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र को हम देखते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो, माध्यमिक स्तर को हो, या उच्च स्तर की शिक्षा को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो भी। फिर चौथा, अवधि पर आधारित प्रकार, यानी टाइप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। पहली है वार्षिक योजना, जो कि हम एनुअल प्लान बनाएंगे। यह योजना एक वर्ष के लिए बनाई जाती है, अधिकतर बजट के विचार से यह योजना बनाई जाती है। यानी वार्षिक योजना क्या है, वार्षिक मतलब सालाना ले रहे हैं, छमाही परीक्षा ले रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी डिग्री कोर्स में अप्लाई किया, किसी यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया, तो हमारी जो क्या बोलते हैं परीक्षा का दिसंबर में हम ले रहे हैं, 6 महीने की बाद जो ले रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, तो उसके लिए हम बजट का एक प्रोवाइड करते हैं, बजट बनवाते हैं, जिस हिसाब से ये योजना बनाई जाती है। दूसरा है अल्पकालीन योजना, यानी शॉर्ट टर्म प्लान। इस योजना की अवधि प्रायः 4 से 8 वर्ष तक होती है। इससे आर्थिक एवं सामाजिक विकास की राष्ट्रीय योजना में सहायता मिलती है।
फिर है दीर्घकालिक योजना, लॉन्ग टर्म प्लान। जब योजना की अवधि 15 से 30 वर्ष की होती है तो वह वार्षिक योजना कहलाती है। फिर पांचवा है उपागम पर आधारित प्रकार, यानी टाइप बेस्ड ऑन अप्रोच। प्रतिमान केंद्रित उपागम हमारा हो गया, और हो गया इसमें 3 उपागम है। आवश्यकता आधारित उपागम, संसाधन आधारित उपागम। के छठवां अन्य प्रकार क्या है शैक्षिक योजना के? पहला है परिणात्मक योजना, गुणात्मक योजना, प्रशासनात्मक योजना, आर्थिक योजना, नगरीय योजना, ग्रामीण योजना। तो अपने आज के वीडियो में हमने शैक्षिक योजना के प्रकार के बारे में चर्चा की, इसको जाना समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।